हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम करंट अफेयर्स। पहला जो हमारा टॉपिक होगा, हमारी स्टार्टिंग टॉपिक ये होगा पॉलिटी से रिलेटेड, और ये पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम पॉलिटी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं इसको डिस्कस हम करने वाले हैं। ये हमारा जो करंट अफेयर्स स्टार्ट होने वाला है ये अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अप्रैल 2020 के मंथ से हम देखेंगे मई मंथ यानी कि 2021 तक के जो करंट अफेयर्स पॉलिटी से आए हुए हैं वो, और ये इसका पहला पार्ट होगा पॉलिटी का। ठीक है, इसके बाद भी और कई सारे पार्ट पॉलिटी में आएंगे। ठीक है, तो पॉलिटी के जैसे ही इन्वायरमेंट भी हम देखेंगे, या फिर आपका डिफेंस से रिलेटेड होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, कल्चर से रिलेटेड होगा। इस तरीके से सेपरेट टॉपिक्स में हम सेपरेट वीडियोस में कवर करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट होगा पॉलिटी का। सबसे पहले इसमें हम एक एक्ट देखते हैं जिसको हम काफी पहले से भी सुनते आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सरफेसी एक्ट। ठीक है, तो सरफेसी एक्ट जो होता है ये भी हमेशा न्यूज में रहता है जब भी इसका कंपैरिजन होता है आईबीसी के साथ, यानी कि आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के साथ कंपैरिजन होता है, तो सरफेसी एक्ट का भी न्यूज में जिक्र होता है। ठीक है, तो कुछ मेन पॉइंट्स, क्योंकि भले ये एक्ट अब उतना यूजफुल नहीं है आईबीसी के आने के बाद, फिर भी क्वेश्चंस पुराने एक्ट से भी आते हैं। तो कुछ मेन पॉइंट्स हम देखते हैं सरफेसी एक्ट 2002 से रिलेट। सबसे पहला पॉइंट कि ये सरफेसी एक्ट ये किस चीज के लिए लाया गया था, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो इसकी जरूरत पड़ी एनपीएस को रिजोल्व करने के लिए। एनपीएस मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं बैंक के, उनको रिजोल्व करने के लिए सरफेसी एक्ट की जरूरत। ठीक है, फिर उसके बाद ये किस तरीके के लोन, मेनली क्या था, एनपीए क्या है, एनपीए एक लोन होता है मेनली जो जिसका प्रिंसिपल और जो अमाउंट इंटरेस्ट का होता है एक स्पेसिफिक टाइम तक हम रिपे ना करें तो एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस लोन की रिकवरी के लिए ये लाया गया। तो किस तरीके के लोन इसके द्वारा रिजॉल्व होते हैं ये जानना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, ओनली सिक्योर्ड लोन्स या फिर क्रेडिटर्स। क्रेडिट का मतलब लोन होता है, जब हम किसी को लोन देते हैं इसका मतलब हम उसको क्रेडिट देते हैं। क्रेडिट का मतलब लोन होता है। तो ओनली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स यानी कि सिक्योर्ड लोन। ठीक है, तो क्रेडिटर कहते हैं उसको जो पैसा देता है। अगर मैं किसी को लोन दे रहा हूं तो मैं क्रेडिटर हूं, अगर कोई लोन ले रहा है तो वो डेबिटर होता है। ठीक है, तो मैं क्रेडिटर यानी कि मैं लोन दे रहा हूं, तो जो मेरा लोन होगा वो सिक्योर्ड होगा। सिक्योर्ड कहने का मतलब ये है कि उस लोन के एवज में हमने कोई ना कोई कोलेट्रल लिया हुआ है। जैसे कि बैंक आपको कार लोन देती है या कोई भी व्हीकल लोन देती है, तो वो लोन उसी पर्पज से देती है कि अगर आप नहीं लौटा पाए तो आपका जो भी कार होगा या फिर जो भी व्हीकल, चाहे टू व्हीलर ही हो, वो बैंक फिर अपने पास ले लेती है, और उसके बाद उसका ऑक्शन होता है, बेचती है, और उसकी रिकवरी होता है तो वो बैंक रखती है। तो इस तरीके के लोन्स जो होते हैं वो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं जहां पर कोलेट्रल लगता है। ठीक है, तो सरफेसी एक्ट के तहत ओनली, केवल और केवल जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं यानी सिक्योर्ड लोन्स होते हैं उनका ही रेजोल्यूशन होता है। जो लोन सिक्योर्ड नहीं है, जिनके लिए कोलेट्रल नहीं दिया गया है, वो लोन्स जो होते हैं उनका रेजोल्यूशन इस एक्ट के तहत नहीं होता। ठीक है, तो ये एक चीज आपको याद रखना है। थर्ड चीज इस पॉइंट में आएगा कि यहां पर एआरसी के इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है। एआरसी का मतलब हुआ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एआरसी। अब एआरसी होता क्या है, मान लीजिए ये दो पर्सन है। ठीक है, ये क्या है, ये क्रेडिटर है यानी कि लोन देने वाला, इसने लोन दिया इस पर्सन को, यानी कि ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। इस ए पर्सन ने बी को लोन दिया। ठीक है, अब मान लीजिए कि अपने टाइम स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अगर बी इस लोन को चुका नहीं पाता है तो फिर क्या करेगा। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या करेंगे कि इस लोन के अमाउंट को या फिर अपने लोन को ये बेच देते हैं। एक मीडिएटर कंपनी होती है, आप कह सकते हैं, जिसको हम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है। अब ये क्या करती है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वो अब अपने तरीके से इस बी पर्सन से, या पर्सन हो या फिर कोई कंपनी हो, उससे ये पैसा वसूल करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मेरी जो जिम्मेदारी थी लोन वसूल करने की इस ए पर्सन की, इसने ये जिम्मेदारी दे दी एक दूसरे पर्सन को या कंपनी को, जिसको हम एआरसी यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कहते हैं। उसके बाद ये एआरसी क्या करेगी कि इनसे लोन की वसूली करेगी। ठीक है, तो ये होता है एआरसी। तो इस एआरसी के एस्टेब्लिशमेंट के प्रोविजन भी सरफेसी एक्ट के तहत में होता है। ठीक है, तो एआरसी का आपको रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन, इन दोनों चीजों को यहाँ पर कवर किया जाता है इस एक्ट के तहत में। इसके साथ साथ जब आपको बी के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना हो यानी कि लीगल एक्शन, जब आप सरफेसी एक्ट के तहत रेजोल्यूशन स्टार्ट करेंगे बी के अगेंस्ट में, तो आपको कम से कम 60 दिन पहले यानी कि 60 डेज पहले नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 60 डेज बिफोर
नोटिस आपको देना पड़ेगा, ठीक है, या फिर 2 महीने 60 दिन मतलब 2 महीने नोटिस देना पड़ेगा पहले रेजोल्यूशन स्टार्ट करने के, ठीक है। तो 60 डेज बिफोर नोटिस और 2 मंथ्स यहाँ पर ये आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज यहाँ पर यह भी कहा गया कि अगर ये रेजोल्यूशन स्टार्ट करना है तो ये रेजोल्यूशन डीआरटी में स्टार्ट किया जाएगा। डीआरटी का मतलब क्या होगा, जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स होती हैं, ठीक है, यानी कि इस तरीके से आप एक कोर्ट की तरह ही होता है, ट्रिब्यूनल का मतलब यही होता है, कोर्ट तरह होता है, ठीक है। तो डीआरटी के पास जाएंगे, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। अगर डीआरटी मामला रिजोल्व नहीं होता है या फिर कोई भी पार्टी इसके सजेशन से या फिर इसके ऑर्डर से संतुष्ट नहीं होती है तो फिर जाती है इसके अप्लाइड बॉडी के पास, जिसको हम कहते हैं डीआरएटी, यानी कि डेट रिकवरी अप्लाइड ट्रिब्यूनल के पास में जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि डीआरटी या फिर डीआरएआरटी ये सरफेसी एक्ट 2002 के तहत इनको नहीं बनाया गया है। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत बस नहीं कहा गया है कि रेजोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए आप डीआरटी में जाएंगे और उसके अगेंस्ट अपील करेंगे डीआरएटी में। अदरवाइज इनका जो निर्माण है, एस्टेब्लिशमेंट है इन ट्रिब्यूनल्स का, ये एस्टेब्लिशमेंट आपको 1993 के एक एक्ट के तहत में इनको किया जाता है और इस एक्ट का नाम है रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। तो इस एक्ट के तहत में डीआरटी और डीआरटी को एस्टेब्लिश किया गया है, ना कि 2002 एक्ट के तहत में, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्सक्लूजन, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो सरफेसी एक्ट के तहत उनके अगेंस्ट रेजोल्यूशन नहीं स्टार्ट किया जा सकता, ठीक है। तो एक्सक्लूजन आपको ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने लायक है। पहला चीज, जब फाइनेंशियल एसेट जो हो, कोई एग्रीकल्चर लोन हो या एग्रीकल्चर लैंड हो, ठीक है, मान लीजिए जैसे किसान वगैरह होते हैं, ये बैंक से लोन लेके जाते हैं, एग्रीकल्चर लोन, ठीक है। तो वहां पर अगर कोलेट्रल लगता है, वो अपनी जमीन या जो उनकी एग्रीकल्चर जमीन है वो एज ए कोलेट्रल रखते हैं, तो यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस किसान के अगेंस्ट नहीं जा सकता सरफेसी एक्ट के तहत में, क्योंकि ये एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पर कोलेट्रल रखा गया है। तो पहला एग्जम्पशन हुआ या एक्सक्लूजन हुआ कि जब कोलेट्रल एग्रीकल्चर लैंड हो, तब इस केस में सरफेसी एक्ट के तहत रेजोल्यूशन नहीं स्टार्ट किया जा सकता। दूसरा एक्सक्लूजन, अब यहां पर यह है कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट का 20% से कम ड्यूज बचा हुआ है तो उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते। इसको भी देखते हैं। अगर ड्यू अमाउंट, यानी कि जो बचा हुआ अमाउंट है जो लेना है उस आदमी से, अगर ये ड्यू अमाउंट इज लेस देन 20% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ए ने बी को 100 रुपए उधार दिए, तो 100 रुपए का 20% कितना होगा, 20 होगा। तो यानी कि 80 रुपए मैंने, यानी कि बी ने ए को चुका दिया है, बस बचा है 20 रुपए, ठीक है। मान लीजिए 1 रुपए और इसने दे दिया, यानी कि 81 रुपए दे दिया, अब बचा है 19 रुपए। तो 19 रुपए क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट का 20% से कम हुआ। तो अगर प्रिंसिपल अमाउंट का 20% से कम ड्यूज रहता है तो उस केस में भी आप सरफेसी एक्ट के तहत नहीं जा सकते। थर्ड, यहां पर एग्जम्पशन आता है कि यदि वो फाइनेंशियल एसेट जो कोलेट्रल रखा हुआ है, वो फाइनेंशियल एसेट अगर 1 लाख या उससे कम का हो, अगर 1 लाख से कम का हो उसकी वैल्यू, तो भी यहाँ पर आप सरफेसी एक्ट के तहत में नहीं जा सकते रेजोल्यूशन के लिए, ठीक है। 3 एक्सक्लूजन, एग्रीकल्चर लैंड हो कोलेट्रल, या फिर प्रिंसिपल अमाउंट का 20% से कम यहाँ पर बचा हो ड्यूज, या फिर फाइनेंशियल एसेट 1 लाख से कम की वैल्यू का हो, तो इसके अगेंस्ट भी आप सरफेसी एक्ट के तहत नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सरफेसी एक्ट के 2002 के तहत में आते हैं। एक लाइन आईबीसी के तौर पर भी हम देख लेते हैं। आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, इसमें क्या है कि जैसे इसमें क्या था, इसमें था कि ओनली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ही यहां पर जा सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, आईबीसी के तहत दोनों जा सकते हैं। यानी कि दोनों का मतलब चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो, ठीक है, एंड अनसिक्योर्ड लोन हो जिसके लिए कोलेट्रल नहीं दिया गया है। तो यहाँ दोनों केस में क्या होगा कि आप आईबीसी 2016 के तहत रेजोल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से अंतर भी हैं, बहुत से डिफरेंस है, लेकिन ये मेनली पार्ट हो जाता है इकोनॉमी का। इकोनॉमी में हम आईबीसी को और डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन के तौर पे अगर हम देखें तो सरफेसी एक्ट में केवल सिक्योर्ड लोन ही रिजॉल्व होते हैं और यहाँ पर दोनों तरीके के लोन रिजॉल्व होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। ओके, तो नेक्स्ट आता है मनरेगा, यानी जिसको महात्मा गांधी नेशनल रूरल
MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट के नाम से जानते हैं, मनरेगा 2005, मनरेगा एक्ट 2005। इसमें 2-3 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, पहला तो 2005 जैसा कि ईयर ही है कि 2005 में ये बना हुआ था। इसके अलावा ये किसके अंडर में आता है, यानी कि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन ही है या फिर मिनिस्ट्री कौन सी है, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है वो किसको, जो बीपीएल फैमिलीज होती हैं, इन बीपीएल फैमिलीज को एटलीस्ट 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। और ये जो एम्प्लॉयमेंट होता है ये क्या होता है, ये पर हाउस होल्ड होता है, ये पर हाउस होल्ड यानी कि पर पर्सन ये नहीं होता। पर हाउस होल्ड का मतलब ये हुआ कि एक परिवार में केवल एक ही आदमी को इसके तहत रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो पर हाउस होल्ड है, ये पर पर्सन नहीं है, इस चीज़ का खासा ध्यान रखना है, ठीक है। तो किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट मिलता है इसमें, इसमें मिलता है आपको अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। देखिए ये जो मनरेगा था अभी न्यूज़ में रहा लॉकडाउन के टाइम पर, क्योंकि जो भी माइग्रेंट्स अपने घर लौट रहे थे तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए था, अर्जेंट एम्प्लॉयमेंट चाहिए था। तो इसके तहत भी क्या हुआ कि कुछ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया गया था। तो इस वजह से मनरेगा ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं और हर साल न्यूज़ में रहते हैं, इसलिए इनको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड की बात करें तो अगेन यहाँ पर एक एक्ट न्यूज़ में रहता है लॉकडाउन के समय पर। उस एक्ट का नाम है इंटर स्टेट माइग्रेंट एक्ट 1979, ठीक है। तो जैसा इसका नाम ही है कि ये इंटर स्टेट माइग्रेंट एक्ट, यानी कि जो इंटर स्टेट माइग्रेशन होता है उनको रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, ठीक है। तो मेनली इसका पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि जो इंटर स्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जो माइग्रेंट्स जाते हैं उन माइग्रेंट्स के मूवमेंट को रेगुलेट किया जा सके, ठीक है। तो उसको रेगुलेशन करने के लिए ये एक्ट बना। इसका सबसे इम्पोर्टेंट एक प्रोविज़न ये है कि इसमें कहा गया कि अगर कोई कंपनी, ठीक है, अगर कोई कंपनी या फर्म या कोई भी इस्टेब्लिशमेंट या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर अपने यहाँ 5 या 5 से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर को एम्प्लॉयमेंट पे रखता है, यानी कि एम्प्लॉय उनके यहाँ रखता है, तो उनको क्या करना पड़ेगा कि एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी कंपनी है अगर अपने यहाँ 5 या 5 से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर को रखती है, यानी कि दूसरे स्टेट से आए हुए किसी वर्कर को रखते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, इस केस में उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कहाँ से, जो लोकल अथॉरिटी होगी जो इस तरीके का रजिस्ट्रेशन देती होगी उनसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना होगा ऐसी कंपनी, फर्म या फिर कॉन्ट्रैक्टर को जो 5 या 5 से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर को अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट पर रखते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। बाकी ये तो नाम से स्पष्ट हो जाता है कि इनके रेगुलेशन के लिए ये बनाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये भी लॉकडाउन के समय पर न्यूज़ में रहा। एक फोर्थ आने वाला है, फोर्थ यहाँ पर एक और एक्ट हम देखने वाले हैं। ये एक्ट अगेन लॉकडाउन के समय पर न्यूज़ में रहता है, जिसका नाम था इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसका नाम था इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसके कुछ प्रोविजंस के बारे में हम देखते हैं।
तो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 ये भी रहा लॉकडाउन के समय। मेनली रीज़न क्या था, क्यों रहा ये? क्योंकि आप देखेंगे कि इस एक्ट के तहत क्या होता है कि यहाँ पर जो स्टॉक पाइलिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या फिर जो प्रोडक्शन होता है इसेंशियल कमोडिटीज़ का, उनको रेगुलेट किया जाता है। यानी कि कोई कितना प्रोडक्शन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कोई भी होलसेलर या रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर हो, वो कितना किसी भी गुड को अपने यहाँ स्टॉक में रख सकता है, ये सारा का सारा रेगुलेट किया जाता है। तो अब चूंकि लॉकडाउन के समय पे ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत थी, प्रोडक्शन चेन था या जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन था वो डिस्टर्ब था, तो इस वजह से जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थी उनकी सप्लाई यहाँ पर डिस्टर्ब हो गई थी। तो इस वजह से यहाँ पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने विचार किया कि कुछ यहाँ पर एग्जेप्शंस या फिर कुछ रियायत देनी चाहिए, ताकि एक लिमिट से ज़्यादा भी यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन से जुड़े हुए हैं वो इन एसेंशियल कमोडिटीज़ का स्टॉक रख पाए। ठीक है, तो इस वजह से एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 यहाँ पर रहता है। तो इसका काम क्या है? मेनली काम, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, इन एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन, सप्लाई, ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर ट्रेड या कॉमर्स, या फिर ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड जो मामले होते हैं उनको रेगुलेट करता है। यहाँ यह ध्यान रखिएगा कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है 1955, ये किसी तरीके का रूल नहीं बनाता। ये नहीं बनाता कि किस तरीके से प्रोडक्शन होना है, कितना सप्लाई चेन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कौन कितना स्टॉक रख सकता है, ये किसी भी तरीके का ये रूल नहीं बनाता। तो ये रूल बनाने का जो अधिकार है ये स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं कैन मेक रूल्स, ठीक है, तो ये अपने आप कोई रूल्स ये नहीं बनाता, ये स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो अपने हिसाब से रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इनके रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप एम्प्लॉय नहीं करेंगे तो आप पर पनिशमेंट भी हो सकती है, आपका जो गुड्स या कमोडिटीज उसको सीज किया जा सकता है। यहाँ पर आपको पनिशमेंट का भी प्रावधान है, यानी कि जेल भी हो सकती है, इम्प्रिजमेंट का भी यहाँ पे प्रावधान रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक रीज़न था लॉकडाउन के समय पर इसका न्यूज़ में रहना। एक और रीज़न था ये न्यूज़ में रहा, क्यों? इकोनॉमिक सर्वे ने यहाँ पर ये कहा कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है 1955, इसके तहत जो भी यहाँ पर लिमिट्स लगाई गई हैं, स्टॉक लिमिट्स, कि कितना कोई स्टॉक में रख सकता है किसी भी कमोडिटी को, उससे क्या हुआ है, उस स्टॉक लिमिट की वजह से, ये स्टॉक लिमिट क्यों रखा गया? ताकि कोई एक से ज़्यादा क्वांटिटी तक वो होर्डिंग ना कर पाए, चीज़ों को अपने यहाँ स्टॉक में ना रख पाए। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि इस स्टॉक लिमिट का जो पर्पस था वो सर्व नहीं हो रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि हरासमेंट या फिर जो रेंट सीकिंग प्रॉब्लम्स हैं वो और बढ़ रही हैं। इस वजह से ये जो एक्ट है अभी उतना बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ इस एक्ट का एक और पर्पस ये था कि जो प्राइस वोलेटिलिटी है, जो प्राइस हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है, ये प्राइस वोलेटिलिटी जो होती है इसको भी ये कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है। तो दो रीजन की वजह से, लॉकडाउन एंड इकोनॉमिक सर्वे की स्टेटमेंट की वजह से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 ये रहता है न्यूज़ में। ठीक है, तो अब देखिए एसेंशियल कमोडिटीज़ में के अंदर में क्या आती हैं। इसमें जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि फूड स्टफ्स हो गए, फूड में हमारा जो क्रॉप्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, या फिर जो फ्रूट्स हो गए। इसके अलावा पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, क्योंकि बिना पेट्रोल डीजल के भी तो ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा, तो ये भी एसेंशियल कमोडिटीज़ में आती हैं। केरोसिन, नैफ्था, इसी तरीके से जूट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये सारी एसेंशियल कमोडिटीज़ में आती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट 5। यहाँ पर एक और एक्ट जो न्यूज़ में रहता है जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ठीक है, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 ये भी न्यूज़ में रहता है। क्यों?
क्योंकि आपको पता चला था कि देखिए लॉकडाउन में अगेन फिर यहाँ पर हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि 3 महीने तक ये फ्री फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली हैं बीपीएल फैमिलीज और माइग्रेंट्स को। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट फिर यहाँ पर लाइमलाइट में आती है। और ये भी ऐसा एक एक्ट है जो हमेशा न्यूज़ में रहता है और हर साल न्यूज़ में रहता है, इसलिए आपको जानना हर एग्ज़ाम में, चाहे हर साल आप दे रहे हो, आपको जानना है ये। इसमें कुछ पॉइंट्स, पहली चीज़, ये कितने पॉपुलेशन को कवर करता है। तो जब हम रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो ये रूरल पॉपुलेशन में 75% पॉपुलेशन को, और वहीं जब हम अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो ये कितना 50% पॉपुलेशन को कवर करता है। इसमें जो फूड्स मिलती हैं, फूड ग्रेन्स मिलती हैं, वो सब्सिडाइज रेट पर मिलती हैं। तो कितने रेट पर ये मिलती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो राइस होता है यहाँ पर 3 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मिलता है। जो आपका वीट होता है यहाँ पर वो 2 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मिलता है। और जो कोर्स ग्रेन्स होते हैं या फिर जो मोटे अनाज होते हैं वो 1 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से इसमें मिलती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सेंटर और स्टेट दोनों मिल के काम करते हैं और दोनों का काम अलग अलग है। अलग अलग क्या काम है इस यहाँ पर? सेंटर का काम क्या है? सेंटर का काम है कि फूड को एमएसपी पर खरीदना, ठीक है, एमएसपी या उससे ऊपर जो भी उसका रेट हो उस पर खरीदने का। तो यहाँ पर फूड ग्रेन जो होती है वो खरीदने का काम कौन करता है? सेंटर करती है। ठीक है, बाई करने के बाद इसको एफसीआई के गोडाउन में इनको जमा करना होता है, तो एफसीआई तक पहुंचाया जाता है। और एफसीआई के गोडाउन के बाद इन फूड ग्रेन्स को पहुंचाया जाता है पीडीएस सिस्टम तक, यानी जहां जो भी हमारा शॉप है जहां से हम लेते हैं अनाज, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाला जो शॉप होता है वहां तक पहुंचाया जाता है। तो अनाज की खरीदने से लेकर उस अनाज को पीडीएस शॉप तक पहुंचाने तक का जितना खर्चा होता है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही बियर करती है। स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है? स्टेट गवर्नमेंट का काम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज। ठीक है, तो जो बेनिफिशियरी होंगे, जो पीडीएफ शॉप से जिनको लेना है उनका आइडेंटिफिकेशन करना और बीपीएल के लिए कार्ड तैयार करना, जो बीपीएल कार्ड होता है ये तैयार करना, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। तो यहाँ पर दोनों गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके साथ काम करती हैं। तो ये एक चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, और आप ये भी याद रखिए कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत और क्या क्या कवर होता है। ये कवर करता है आपको मिड डे मील जो बच्चों को मिलता है, ये कवर करता है आपको पीडीएस जैसा कि अभी हमने देख लिया, ये कवर करता है आईसीडीएस यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम या सर्विस। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों को कवर करता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसके अलावा जो बीपीएल फैमिली होती है, बीपीएल फैमिली में 5 केजी फूड ग्रेन्स दिया जाता है पर पर्सन पर मंथ। और वहीं अंत्योदय के तहत क्या होता है कि 35 केजी अनाज दिए जाते हैं पर फैमिली पर मंथ। अंत्योदय का मतलब होता है कि अंत्योदय मतलब अंत का उदय, तो अंत इन द सेंस कि पुअरेस्ट ऑफ पुअर में भी जो एकदम पुअरेस्ट लोग हैं ये उनको मिलता है 35 केजी पर फैमिली पर मंथ। तो दोनों में फ़र्क याद रखिएगा, इन दोनों में फ़र्क है, यहाँ पर पर्सन है और यहाँ पर फैमिली है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत। तो ये भी रहा आपका न्यूज़ में। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं, ये कौन सा नंबर था? 6 नंबर। यहाँ पर एक एक्ट, मॉडल एक्ट था, ये भी न्यूज़ में रहता है। मॉडल एक्ट है एपीएलएम एक्ट 2017। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्ट रहता है मॉडल एपीएलएम एक्ट 2017। एपीएलएम का मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग एक्ट, ये न्यूज़ में रहता है। तो जैसा इसका नाम ही है, आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक यानी कि जो भी कैटल्स हमारे होते हैं
या पशु कटल के अलावे भी जो लाइव स्टॉक के अंडर में, पशुपालन के अंदर में आएंगे, उनके मार्केटिंग से रिलेटेड। तो ये मॉडल एक्ट है। मॉडल एक्ट का ये मतलब होता है कि ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इस फ्रेमवर्क के तहत अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने यहाँ भी एक्ट्स बना सकती है। ठीक है, तो इसको हम मॉडल एक्ट कहते हैं। तो इसका जो पर्पस क्या था, इसका पर्पस ये था कि एक सिंगल मार्केट क्रिएट किया जाए। इसका पर्पस क्या था, एक सिंगल एग्रीकल्चर मार्केट क्रिएट हो और इस सिंगल एग्रीकल्चर मार्केट में सिंगल लाइसेंस दिया जाए। सिंगल लाइसेंस की भी यहाँ पर व्यवस्था की जाए। सिंगल लाइसेंस मतलब ये लाइसेंस जो होगा ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए भी होगा और ये लाइव स्टॉक के लिए भी होगा। ठीक है, यानी कि एक ही लाइसेंस आपको मिलेगा कि एग्रीकल्चरल जो आपके फूड ग्रेन्स वगैरह हैं उनका भी आप बेच सकें या ख़रीद सकें, और लाइफ स्टॉक का भी यहाँ पर सेल परचेज हो, दोनों के लिए एक ही आपको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ये चीज़। दूसरी चीज़, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा, तो डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पर एग्रीकल्चर के अंडर में आएगा। इसके अलावे यहाँ पर इस मॉडल एपीएल एक्ट में ये भी कहा गया था कि कम से कम 80 किलोमीटर की दूरी पर एक होलसेल मार्केट बनाया जाएगा। यानी कि एक होलसेल मार्केट होगा एट एवरी 80 किलोमीटर। ठीक है, हर 80 किलोमीटर पे एक होलसेल मार्केट बनाया जाएगा। अब इसके वजह से क्या होगा कि अब इसके वजह से जो प्राइवेट प्लेयर्स है, प्राइवेट लोग, ये भी क्या कर सकते हैं कि नई नई मंडियाँ खोल सकते हैं, बाज़ार खोल सकते हैं। और इसके अलावे प्राइवेट प्लेयर्स में जो गोडाउन्स वगैरह होंगे, ठीक है, या फिर जो भी डायरेक्ट मार्केटिंग वगैरह की जाएगी, ये सारे यहाँ पर की जा सकते हैं। यानी कि स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों यहाँ पर इंक्लूड्स किए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये भी इस एक्ट में ये भी कहा गया कि जो एजेंट्स वगैरह होते हैं, ये भी उनका कमीशन भी यहाँ पर तय किया जाएगा। एजेंट का कमीशन हो गया आपको, या फिर जो मार्केट फ़ी लगाई जाती है वो भी यहाँ पर इसके एक्ट के तहत में डिसाइड किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग एक्ट 2017 के अंडर में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब इसकी वजह से क्या होगा ना कि जब आपका सिंगल मार्केट क्रिएट होगा, तो सिंगल मार्केट क्रिएट होने की वजह से जो एपीएमसी मार्केट हुआ करती थी, अब उनकी मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी। मीन्स कि अब यहाँ पर एंड ऑफ एपीएमसी मार्केट्स, क्योंकि एपीएमसी मार्केट्स जो होते हैं वो बहुत सारी हैं, एक स्टेट में खुद कई सारी हैं। तो जब हम सिंगल मार्केट क्रिएट करेंगे तो ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर डिसइंटीग्रेशन है इस मार्केट का, वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फेडरल लॉज की यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर कुछ चीज़ें जाननी है आपको। फेडरल लॉज यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स का कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि 3 तरीके के लिस्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है आपको यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट होता है, और एक होता है कंकरेंट लिस्ट होता है। तो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, जो स्टेट लिस्ट में होते हैं स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और जो कंकरेंट लिस्ट में होते हैं उस पर स्टेट और यूनियन दोनों कानून बनाती है। ये तो आपको पता है। यहाँ पर एक और लिस्ट आप कह सकते हैं, और वो लिस्ट क्या होता है कि रेसिड्यूरी होता है। मेनली ये कोई लिस्ट नहीं है, बस इसमें इतना ही कहा गया है कि जो टॉपिक इन तीनों में कहीं पर भी लिखा नहीं गया है वो रेसिड्यूरी पावर है, क्या रेसिड्यूरी टॉपिक है। तो वो क्या करेगा कि रेसिड्यूअल पावर हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ कानून बनाने का जो अधिकार होगा वो सेंटर का होगा। ठीक है, तो फेडरल लॉज यहाँ पर आ गया। तो ये जो रेसिड्यूअल पावर की जो बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 248 में की गई है। ये आर्टिकल आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ पर रेसिड्यूअल पावर की बात की गई है, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें भी काफ़ी रहती हैं न्यूज़ में, क्योंकि हमेशा अगेन कॉन्फ्लिक्ट होता है। यहाँ पर जो गवर्नर का रोल होता है वो क्वेश्चन में आता है, क्योंकि गवर्नर एक क्या करता है, लिंक की काम करता है स्टेट और सेंटर के बीच में। तो वहाँ पर फिर आपको फेडरल लॉज की बात आने लगती है। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे एक टॉपिक बताऊं, डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर डिजास्टर, ये एक ऐसा टॉपिक है
जो किसी भी लिस्ट में दर्ज नहीं है, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये समझ लिया जाता है कि यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, सेंटर का होगा, क्योंकि ये रेसिडुअल पावर के अंडर में आता है। तो इसलिए सेंटर ने भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को पारित किया हुआ है अंडर आर्टिकल 248। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल रूल। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि पहले आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के जो रूल्स हुआ करते थे उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट हुआ करते थे, सिर्फ उन्हीं को वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में जॉब लेने का अधिकार था। ठीक है, तो एक रूल एक्ट हुआ करता था, एक्ट ऑफ 2010। इसके अंदर में क्या था कि ओनली परमानेंट जो रेसिडेंट होते हैं, सिर्फ यही क्या कर सकते हैं कि जो गजटेड या फिर नॉन गजटेड जॉब्स हुआ करती थी उनमें सिर्फ परमानेंट रेसिडेंट ही जा सकते हैं गवर्नमेंट या गजटेड या नॉन गजटेड जॉब्स में। यहाँ पर क्या किया कि इस एक्ट को रिपील कर दिया गया और एक नया यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर लेके आता है जिसको कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर 2020। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर 2020। और इसके अंडर में क्या किया जाता है कि एक नया क्लॉज इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, न्यू क्लॉज इंसर्ट किया जाता है डोमिसाइल से रिलेटेड। किस चीज़ में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस एक्ट है इनका, जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस एक्ट 2010 में इंसर्ट किया जाता है नया क्लॉज डोमिसाइल के नाम से। और यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो परमानेंट रेसिडेंट था उसको रिप्लेस कर दिया जाता है डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या किया जाता है कि यहाँ पर जो परमानेंट रेसिडेंट वाला क्लॉज था इसको रिप्लेस कर देते हैं बाय डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर यह भी डिफाइन किया गया कि एग्जैक्टली व्हाट इज डोमिसाइल, मतलब डोमिसाइल का डेफिनेशन क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा जिसको हम कहेंगे कि वो रहने वाला इंसान जम्मू एंड कश्मीर का है। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया कि कोई भी आदमी जो वहाँ पर 15 सालों से रह रहा हो, रेसिडेंस सिंस 15 ईयर्स वहाँ पर रह रहा हो, या फिर वहाँ पर उसने स्टडी की हुई हो 7 साल तक, स्टडी 7 ईयर्स, या फिर यहाँ पर यह भी कहा गया कि या तो 10th या फिर 12th एग्ज़ाम उसने वहाँ पर दिया हो वहाँ के स्कूल से। तो इन तीनों ही कंडीशंस में, और है ये ध्यान रखिएगा, और होगा बीच में, या तो पहला या तो दूसरा या तो तीसरा, अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल करता है दैट मीन्स ही और सी इज रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो परमानेंट रेसिडेंट जो क्लॉज था उसको हटा के इससे रिप्लेस कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 9 नंबर। 9 नंबर में एक्चुअली यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात आती है। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, अब देखिए इसका मतलब क्या हो, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब हुआ क्या। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई फर्म है, कोई कंपनी है या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो हजार्डस केमिकल्स का निर्माण करती हैं, यानी कि जहाँ पर केमिकल्स बनाई जाती हैं। अगर उन केमिकल्स के लीक होने की वजह से, चाहे वो किसी एक्सीडेंट की वजह से लीक हो, ठीक है, चाहे वो मैन मेड एक्सीडेंट हो या फिर वो गॉड एक्ट ऑफ गॉड हो, यानी कि कहीं कोई भूकंप आ गया, अर्थक्वेक्स आ गए, या फिर कहीं पे काफ़ी तूफान स्टॉर्म हो गया, या फिर कहीं पर लाइटनिंग गिर गई, इसकी वजह से अगर वहाँ पर कोई एक्सीडेंट होता हो, चाहे वो मैन मेड चाहे एक्ट ऑफ गॉड, तो किसी भी केस में यहाँ पर उस कंपनी की लाइबिलिटी नहीं बनती थी किसी भी तरीके का कंपनसेशन देने के लिए। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाला जो प्रिंसिपल है
इसमें कहता है कि कंपनी जो है इज नॉट लाइबल एंड नॉट नीड नॉट पे कंपनसेशन। ठीक है, तो इस केस में कोई वो जो कंपनी होगी वो लाइबल नहीं होगी, चाहे वो मैन मेड हो एक्सीडेंट हो, चाहे वो बाई एक्ट ऑफ गॉड एक्सीडेंट हो, कंपनी लाइबल नहीं होगी और वो किसी भी तरीके का कंपनसेशन देने के लिए बाध्य नहीं होगी। ठीक है, अब ये जो क्लॉज था, इस क्लॉज को रिप्लेस कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट ने एक नया प्रिंसिपल दिया। उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कहा गया कि कंपनी में जो एक्सीडेंट होता है और उसकी वजह से जो लोगों को हानि होती है या फिर लोग मारे जाते हैं, तो यहाँ पर कंपनी का एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर कम्युनिटी के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहाँ पर कंपनसेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी के प्रिंसिपल के अंडर में क्या है कि चाहे वो मैनमेड एक्सीडेंट हो, चाहे वो एक्ट ऑफ गॉड के थ्रू एक्सीडेंट हो। ठीक है, लाइटनिंग गिर गई, कोई भूकंप वगैरह आ गया तो उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया, जबकि एक जो एक्सीडेंट है वो कंपनी की वजह से नहीं हुआ, ना ही कंपनी का ऑनर इसको की वजह से कोई नेग्लिजेंस वाली चीज़ें थी, लेकिन वो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से भी अगर होता है फिर भी इस केस में कंपनी को कंपनसेशन देना होगा। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल कंडन में कंपनी टू पे कंपनसेशन। ठीक है, तो दो प्रिंसिपल कभी कभी इस तरीके से आता है, प्रीलिम्स में आ जाता है कि व्हाट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अभी जो न्यूज़ में है, हाल ही में न्यूज़ में रही है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ये किससे संबंधित है, इसका मतलब क्या है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज़ होता है, इसको समझ लेना है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो आगे के टॉपिक्स हैं पॉलिटी के, हम इसको सेकेंड पार्ट में कवर करते हैं, धीरे धीरे ऐसे ही हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।